हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जी के गिलबर्ट। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में हमने डेविस, पेंक एंड एलसी किंग का जो मॉडल है साइकिल ऑफ इरोशन रिलेटेड एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया है एंड तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी के गिलबर्ट का मॉडल ऑफ रिलेटेड टू लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो जी के गिलबर्ट मेनली इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रोव कार्ल गिलबर्ट। ठीक है, was an American geologist. सॉरी, ये ग्रोव कार्ल होगा। ग्रोव कार्ल गिलबर्ट was an American geologist. तो ये कौन है? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है। He did not prefer to be called as theorist, rather he opted to be an investigator. वो ये प्रेफर नहीं करता है कि उसको ये बोला जाए कि वो एक थियोरिस्ट है, वो मेनली एक इन्वेस्टिगेटर है। यही वो सोचता है, मेनली प्रेफर करता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि थियोरिस्ट एंड इन्वेस्टिगेटर दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, थियोरिस्ट आर सेल्डम एबल टू प्रूव देयर थियोरीज वेल। तो थियोरिस्ट क्या है? जो अपना थ्योरी प्रूव करने के लिए सोचता है, प्रूव ही करता है मेनली। इन्वेस्टिगेटर क्या है? ऑलवेज इन सर्च ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा through field observation and instrumentation about landform characteristics and process which shape the landform। तो इन्वेस्टिगेटर मेनली क्या करता है? हमेशा सर्च करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, डेटा ये सब कलेक्ट करता है, फील्ड को ऑब्जर्व करता है, जिस लैंड के ऊपर वो काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो सब ऑब्जर्व करता है, देखता है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो देखता है, ये सब करता है। लैंडफॉर्म का शेप, प्रोसेस कैसा है, वो हर वक्त ये सब सर्च करता है एंड सीखता है, इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब कलेक्ट करता है। बट थियोरिस्ट क्या करता है? अपना जो थ्योरी है वो प्रूव करने के बारे में सोचता है। तो इसलिए जो गिलबर्ट है उसने क्या कहा है? वो एक इन्वेस्टिगेटर है बट नॉट अ थियोरिस्ट। ठीक है, क्योंकि थियोरिस्ट और इन्वेस्टिगेटर इसके बीच में डिफरेंस होता है। दिस इज द रीजन दैट गिलबर्ट डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक मेन रीजन है जिसके वजह से गिलबर्ट क्या करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टिगेट करता है ऑफ लैंडफॉर्म एंड लैंडफॉर्म मेकिंग प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूएसए। क्योंकि गिलबर्ट जो है अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, यूएसए के लैंडफॉर्म के ऊपर ही मेनली उसने इन्वेस्टिगेट किया है। तो यूएसए के डिफरेंट पार्ट में कैसा कैसा लैंडफॉर्म है एंड कैसे वो सब बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब वो हमेशा इन्वेस्टिगेट करते हैं। ही डिड नॉट पोस्टुलेट एनी कॉमन थ्योरी। तो इसने कोई एक कॉमन एक थ्योरी इसने पोस्टुलेट मतलब बनाया नहीं है। रिगार्डिंग द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट एंड लैंडफॉर्म ही पोस्टुलेटेड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। इसने बहुत सारे प्रिंसिपल दिया है रिगार्डिंग डिफरेंट जियोमॉर्फिक फीचर। तो अलग अलग जियोमॉर्फिक फीचर के लिए अलग अलग टाइप ऑफ प्रिंसिपल उसने यहाँ पे दिया है। बट एक अलग से एक कॉमन एक जो थ्योरी है उसने यहाँ पे नहीं बनाया है। जैसे डेविस ने एक थ्योरी बनाया है, पेंक ने एक थ्योरी बनाया है, एलसी किंग ने एक थ्योरी बनाया है, बट जीके गिलबर्ट ने ऐसा कोई अलग से थ्योरी नहीं बनाया है। अलग अलग लैंड एरिया के लिए अलग अलग सेट ऑफ प्रिंसिपल उसने यहाँ पे दिया है। तो क्या क्या है वो? लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ डिवाइड, लॉ ऑफ टेंडेंसी टू इक्वालिटी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट। तो इतने सारे टाइप ऑफ प्रिंसिपल उसने यहाँ पे दिया है। He propounded such advanced concept as a steady state, graded curve and profile of equilibrium। तो ये सब कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे दिया है, स्टेडी स्टेट, ग्रेडेड कर्व एंड प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको उसने बनाया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century which become the base of the ग्रैंड जियोमॉर्फिक थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसने यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना था बिगिनिंग ऑफ 20th century में, जब ये लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जीके गिलबर्ट ने कहा है। The geomorphic principle of G.K. Gilbert revolve around three major component of his postulate। तो three major component के बारे में इसने कहा है यहाँ पे। वो क्या क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इक्विलिब्रियम। He used scientific method for interpretation of geomorphic process। तो साइंटिफिक मेथड उसने यूज किया है जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस को इंटरप्रेट करने के लिए। He gave more emphasis to quantity in a place
of quality and applied the law of thermodynamics to the analysis of geological process. तो क्वांटिटी के बारे में उसने मोर एम्फेसाइज किया है, क्वांटिटी को मेनली उसने लिया है इन प्लेस ऑफ क्वालिटी, एंड जियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको थर्मोडायनामिक जो लॉ है उसके द्वारा ही उसने मेनली देखा है एंड एनालिसिस किया है, ठीक है। तो उसने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस को इंटरप्रेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड को चूज किया है। द लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये उसने बनाया है। एज टाइम पासेस द एनर्जी विद इन द सिस्टम बिकम्स मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द एंट्रोपी। तो टाइम जाने के साथ साथ क्या होता है, कोई एक चीज के अंदर जो एनर्जी होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मेजर ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर, चारों तरफ डिस्क्रीज हो जाता है। एंड टाइम जाने के साथ साथ क्या होता है, कोई एक एनर्जी जो एक सिस्टम के अंदर है वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड at the state of maximum entropy all part of the closed system have the same energy level। and बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके मैक्सिमम एंट्रोपी में जाके क्या होता है, जो सिस्टम है उसमें जो चारों मतलब पूरा जो सिस्टम है उसमें सेम एनर्जी लेवल काम करता है। तो एट फर्स्ट क्या होता है, एनर्जी लेवल सिस्टम के अंदर पूरा सेम लेवल में काम नहीं करता है। जब टाइम जाते हैं धीरे धीरे करके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा सिस्टम के अंदर, एंड मैक्सिमम लेवल में जाके मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल में जाके पूरा जो सिस्टम है उसमें सेम एनर्जी लेवल काम करता है एंड सेम तरीके से वो काम करता है। इन अदर वर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अ सिस्टम टेंड टू अचीव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये पूरा एनर्जी जो है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गिलबर्ट टूक नेचर इन द प्रेजेंट टेंस, तो गिलबर्ट ने नेचर को प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रोसेस एंड देयर फ्यूचर ट्रेंड। उसने जो पास्ट में क्या हुआ था लैंडफॉर्म के ऊपर, इन सब के ऊपर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके ऊपर ही मेनली उसने एनालिसिस किया है, ठीक है, rather than in the reconstruction of the past event and form। पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो उन सब के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया है। इसको नेचर को उसने प्रेजेंटली क्या क्या हो रहा है प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में क्या होगा वो सब यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट द लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ टू कंपीटिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स वेरिएबिलिटी एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। तो वेरिएबिलिटी क्या है, व्हेन ड्राइविंग फोर्स एक्सीड रेजिस्टिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स इस दो फोर्स के बारे में भी गिलबर्ट ने यहाँ पे क्या मतलब कहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी व्हेन ड्राइविंग फोर्स इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स। कोई एक इरोशनल प्रोसेस एंड डिपोजिशनल प्रोसेस कोई भी हो सकता है लैंडफॉर्म के ऊपर, उसको एनर्जी देता है वो करने के लिए, ड्राइव करता है कि वो इरोशन हो, वही है मेनली ड्राइविंग फोर्स जो एक काम को करने के लिए उसको फोर्स करता है। एंड रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, जो उसको नहीं करने देता है, वो है रेजिस्टिंग फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही मेनली टेंडेंसी टुवर्ड्स वेरिएबिलिटी एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। तो जब ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा होता है तो तब होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स वेरिएबिलिटी, एंड यूनिफॉर्मिटी कब होता है, जब ड्राइविंग फोर्स इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स, तब होता है यूनिफॉर्मिटी। जब ये दो फोर्स यूनिफॉर्म होता है तो टेंडेंसी क्या होता है, जो लैंडफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होने का टेंडेंसी होता है। बट ड्राइविंग फोर्स अगर रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो वो लैंडफॉर्म भी अलग हो जाता है एंड वेरिएबल होता है। Hilbert concept of equilibrium also known as the principle of least force। तो principle of least force भी है, envises that in the final form of any functional system the sum of the forces acting on the final formed equals zero। There are two type of force, driving force and resisting force। हमने कहा अभी ड्राइविंग फोर्स मेनली कहा क्या है, कोई एक काम करने के लिए जो उसको ड्राइव करता है, जो एनर्जी उसको मिलता है। जैसे कोई लैंडफॉर्म इरोशन करने के लिए उसको इरोशन करने का जो एनर्जी उसमें है वो आता है, वो है ड्राइविंग फोर्स। एंड रेजिस्टिंग फोर्स जो इरोशन करने नहीं देता है, रेजिस्ट करता है उसको, तो वो है रेजिस्टिंग फोर्स। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लैकोलिथ। लैकोलिथ फॉर्मेशन कैसे होता है उसको उसने एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। रिजल्टिंग फ्रॉम वोल्केनिसिटी ड्यूरिंग हिज फील्ड स्टडीज बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसने जब फील्ड स्टडी किया था यूएसए में, तब वोल्केनो से रिलेटेड जो लैकोलिथ जो एक लैंडफॉर्म बनता है वो कैसे बनता है, उसने उसके ऊपर अपना जो इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी है वो लगाया था एंड वो एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉर्मेशन ऑफ लैकोलिथ डिपेंड ऑन द
कॉम्पिटेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो लैकोलिथ फॉर्मेशन मेनली क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स के अंदर जो कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये लैकोलिथ बनता है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, राइज ऑफ मैग्मा, मैग्मा राइज करता है वॉल्केनो के अंदर से मैग्मा राइज करेगा तब जाके ये लैकोलिथ डेवलप करेगा। एंड रेजिस्टिंग फोर्स मेनली क्या है, ओवरलेइंग प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट जो लोड है वो है रेजिस्टिंग फोर्स, तो वो नहीं करने देता है। एंड राइज ऑफ मैग्मा जो उसको बनने के लिए हेल्प करता है वो है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, एंड जो प्रेशर है वो है रेजिस्टिंग फोर्स। द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ लैकोलिथ कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ राइजिंग मैग्मा इज नॉट काउंटर्ड बाय रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग डाउनवर्ड। फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ लैकोलिथ ये बहुत टाइम लेके कंटिन्यू होता है एंड राइज ऑफ मैग्मा यहाँ पे ज्यादा होता है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है, उसकी वजह से लैकोलिथ फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। When the driving force is balanced by the resisting force, the growth of laccolith becomes static. तो resisting force and driving force जब equal हो जाता है तब ये growth static हो जाता है, मतलब uniform हो जाता है। State of equilibrium is achieved and thus the principle of least work become operative, wherein the sum of driving and resisting force become zero. तो state of equilibrium कब होता है, जब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट फोर्स जो है वो काम करता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स इन ये दोनों जब एक साथ मिलकर जीरो हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है, जीरो इक्वल जीरो हो जाता है, मतलब कोई भी ज्यादा नहीं कोई भी कम नहीं, ऐसा नहीं है, इक्वल जीरो हो जाता है, तब एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आता है, मतलब बिल्कुल एक प्लेन एक इक्विलिब्रियम स्टेज में यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। तो लैकोलिथ फॉर्मेशन में मेनली क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ पे राइज ऑफ मैग्मा ये है ड्राइविंग फोर्स, एंड जो प्रेशर है जो मैग्मा को अंदर से आने नहीं देता है जो प्रेशर, तो वो है रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा काम करता है एंड मैग्मा राइज करता है एंड उसकी वजह से लैकोलिथ फॉर्म करता है। एंड जब जाके ये ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा, दोनों के बीच में जो सम होगा, दोनों को एक साथ अगर करोगे तो वो इक्वल जीरो होगा, तब जाके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पहुंच जाएगा। The long profile of a river which has attained the equilibrium state is called profile of equilibrium. तो कोई एक रिवर अगर ऐसे करके इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचता है तो उसको कहते हैं प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इस रिवर को हम कहते हैं ग्रेडेड रिवर। Gilbert applied the concept of grade to all the landform and process which he studied in the field. तो grade को उसने सभी landform and process के अंदर अप्लाई किया है। Graded beach in the case of Bonneville Lake, graded hill slope in the case of Syria Mountain. तो grade को उसने landform development के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो जीके गिलबर्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मेनली क्या क्या है, उसने बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है, सेट ऑफ प्रिंसिपल उसने यहाँ पे बनाया है। लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइड, टेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रिटी, इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट, ये सब उसने बनाया है। एंड उसका जो इम्पोर्टेंट जो दो फोर्स के बारे में उसने कहा है, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स। कोई एक काम होने के लिए, कोई एक चीज होने के लिए कोई एक फोर्स होता है जो उसको ड्राइव करता है, मतलब हेल्प करता है वो करने के लिए, वो है ड्राइविंग फोर्स। एंड रेजिस्टिंग फोर्स जो ये करने नहीं देता है वो है रेजिस्टिंग फोर्स। एंड दोनों फोर्स जब सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल जीरो हो जाता है, तब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आके पहुंचता है वो स्टेट। तो लैकोलिथ फॉर्मेशन के बारे में उसने यहाँ पे कहा है, जो वॉल्केनो के अंदर से मैग्मा राइज होके लैकोलिथ फॉर्म करता है, तो राइज ऑफ मैग्मा यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के लिए काम करता है। एंड जो प्रेशर है सुपर इनकम्बेंट लोड का, तो वो है यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स। तो लास्ट में जाके इक्वल हो जाते हैं एंड स्टैटिक एक पोजीशन पे आके पहुंचता है जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ये है जीके गिलबर्ट का मेन थ्योरी। तो जीके गिलबर्ट ने कोई एक कॉमन थ्योरी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड इसके ऊपर बेस करके जेटी हैक ने भी एक इक्विलिब्रियम थ्योरी बनाया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।